Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about pastoralists in the modern world अर्थात आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो चरवाहे हैं उनका हमारे आधुनिक जीवन पर क्या महत्व है, और जो चरवाहे हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए यानी कि रोजी रोटी को कमाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं घूमतू चरवाहों और उनकी आवाजाही के बारे में। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो घूमतू चरवाहे यानी कि एक स्थान पर न रहकर अलग अलग स्थानों पर एक तरीके से अपने बकरियों को भेड़ों को चराने वाले चरवाहों को घूमतू चरवाहे कहते हैं। और उनकी आवाजाही यानी कि आना और जाना तो किस तरीके से था, तो पहले हम पहाड़ों में देखते हैं। तो देखिए, तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। रेवड़ का मतलब होता है कि झुंड के झुंड। तो इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं से होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। तो जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों में बर्फ़ से ढक जाती थी तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर वो डेरा डाल लेते थे। तो जाड़ों के निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। तो अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते और गर्मियों के चरगाहों के लिए इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के एक तरीके से दरों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती थी और बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ जो थी वो मोटी चादर उसकी पिघलती थी, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। तो आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जब आप एक तरीके से कश्मीर के इलाकों में जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में देखते हैं तो अधिकतम आपको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मवेशियों के झुंड, बकरियों के झुंड आपको देखने को मिलेंगे। तो यही कारण होता है कि वहाँ पर यानी कि घास के जो है वो बड़े बड़े मैदान बने होते हैं और पहाड़ियों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिनकी डिमांड्स जो है वो एक तरीके से अर्बन और रूरल में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ और मसाले हमारे जीवन के लिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जो कि हमें चरवाहों से ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए, तो ऐसे में होता क्या था, तो इन दिनों में यहाँ जो उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का जो पेट था वो भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक मिल जाती थी। क्योंकि अगर मवेशियों को एक तरीके से सेहतमंद खुराक मिलेंगी तो वो हमें अधिक पोषण से भरपूर जो है वो हमें दूध दे पाएंगे। तो इसी तरीके से चलते चलते फिर सितंबर का महीना आ जाता था, फिर उसमें बकरवाल एक बार फिर अपने बोरिया बिस्तर समेटने लगते थे। तो इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते थे। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमने लगती थी तो वो निचले पहाड़ियों की शरण में चले जाते थे। तो उनकी आवाजाही जो है वो इसी तरीके से चलती रहती थी, यानी कि वो इस तरीके के इलाकों में रहना पसंद करते थे जहाँ पर उनके जो भेड़ बकरियाँ और मवेशियाँ हैं उनको एक तरीके से सही पोषण मिल पाए और सही मात्रा में वो जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर पाएँ, जिससे वो अपनी रोजी रोटी को चला सके। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बात। तो पास ही के पहाड़ों में चरवाहों का एक समुदाय रहता था। तो हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते हैं। तो अप्रैल आते आते वे उत्तर की ओर चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ लाहौल की स्पीति में बिता देते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते हैं। तो सितंबर तक वो दोबारा वापस चल पड़ते हैं और वापसी में लाहौल और स्पीति के गाँवों में एक बार फिर से कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते हुए सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर से वो इसी स्थान पर आते हैं जिससे कि जो उन्होंने एक तरीके से फसलों को बोआ है, जिससे कि वो आने वाले समय में जब
फसल जो है अपने मौसम में तैयार हो जाए तो वहीं पर आकर उनको उसका लाभ मिल पाए। तो यहाँ से वह अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते हैं, जिससे कि अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो पाए। तो अब देखते हैं कि जो गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे थे वो सर्दियों में बाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों में बुख्याल की तरफ चले जाते थे। आखिर वो ऐसा करते क्यों थे? तो देखिए, इसमें दो शब्द हम लोगों को देखने को मिलते हैं। भाबर तो यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाकों को ही भाबर कहा जाता है, और बुख्याल उसे कहते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते हैं। तो आपने भाबर और बुख्याल का तो जो है आपको एक तरीके से शब्दों का मतलब पता चल ही गया होगा। जैसे आपने कई सारी अगर आपने देखा हो पहाड़ी इलाकों में, तो बुख्याल जैसे यानी कि बड़े बड़े स्थान ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैदानी इलाके होते हैं। तो यानी कि पहाड़ों पर जो मैदानी इलाके पाए जाते हैं उन्हें बुख्याल कहा जाता है, और जो पहाड़ी इलाकों के निचले स्थान में जंगल या शुष्क जंगल वाला इलाका होता है उसे भाबर कहा जाता है। तो इन दोनों शब्दों में ये बड़ा एक अंतर है। तो अब देखते हैं, तो सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों से रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। तो यहाँ के वो भाटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी यानी कि मौसम से परिवर्तित के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब इस एक चारागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो किसी और चारागाह की तरफ चलते जाते थे, और वे आवाजाही में चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी। तो इसलिए आवाजाही भी वो करते रहते। तो आवाजाही का जो सीधा सीधा मतलब है यानी कि एक स्थान पर ज़्यादा समय तक न रुककर आना जाना लगा रहना। तो उससे क्या होता था, मान लीजिए कि एक छोटा सा एक हमारा एक स्थान है जहाँ पर पूरा हरियाला यानी कि हरियाली भरा इलाका है। तो इसे अगर मान लीजिए अगर मवेशियाँ, भेड़ बकरियाँ अगर इसे घास के रूप में अगर खा लेती है तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। परंतु जो ये घूमते चरवाहे होते थे वो इस तरीके से अपने मवेशियों और भेड़ बकरियों को चरवाते थे कि जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है वो भी ख़त्म ना हो और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते अपने लिए जड़ी बूटी भी इकट्ठा कर पाए और चरवाहे यानी कि जो अब उनके भेड़ बकरी और मवेशियाँ होते थे उनको भी समय पर एक अच्छा पोषण दे पाए। तो अब हम बात करते हैं कुछ चित्रों के बारे में, क्योंकि चित्रों में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है। तो पहले तो हम पहले चित्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चित्र 1 में हमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, तो पूर्वी गढ़वाल के बुख्याल में चरती भेड़ें। तो बुख्याल भी आप अब देख लीजिए, जैसे ये पूरा पहाड़ी इलाका हो गया तो इसे ही बुख्याल कहा जाता है, यानी कि पूरे मैदानी इलाके को। तो ये पूरा का पूरा ये बुख्याल इलाका कहलाता है। तो देखिए, तो बुख्याल जो है वो ऊंचे पहाड़ों में स्थित 12 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक यानी कि एक नेचुरल चारागाह है। तो इसे आप देख ही पा रहे होंगे। अब बात करते हैं चित्र 2 के बारे में। तो देखिए, तो चित्र 2 में देखते हैं, तो मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप। तो गुज्जर गडरिये बुख्याल में मिलने वाले रिंगल यानी कि एक तरह की पहाड़ी बास और उसमें घास से बने मंडपों में रहते थे। इन मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उन्हें जो है वो बेचते थे। हाल ही के सालों में वे बासों से और ट्रकों में भर कर भी दूर ले जाने लगे। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं और भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। तो देखिए, तो ये आप मंडप टाइप देख पा रहे होंगे, यानी कि एक झोपड़ी टाइप, तो इसे मंडप कहा जाता है। तो इसमें होता क्या था, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा आप एक मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, क्योंकि जो मवेशियाँ और भेड़ बकरियाँ होती थी उनका यहाँ पर दूध जो है वो निकाल कर इकट्ठा किया जाता था और वहीं से ही वो घी भी यहीं से ही निकाला करते थे। तो ये कितनी ऊंचाई पर होते हैं, 10,000 फीट से लेकर 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए चित्र 3। तो ऊन उतारने का इंतज़ार
और हिमाचल प्रदेश में स्थित पालमपुर के पास उछल जो है वो घाटी। तो देखिए, तो ये कुछ भेड़ बकरियां हैं जिन पर एक तरीके से एक समय आने पर ऊन उतारी जाएगी, यानी कि इससे ऊन जो है वो बनाई जाएगी, जो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो चित्र 4 में अब देखते हैं, तो गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। तो सितंबर तक गद्दी ऊंची मैदानों में धार से नीचे आने लगते हैं और तो रास्ते में कुछ समय रुक कर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। तो ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ़ कर लिया जाता है। वो साफ़ इसलिए कर लिया जाता है जिससे कि ऊन का जो एक तरीके से पैमाना है वो बिल्कुल स्वच्छता बना रहे, और जिससे ऊन की जो कीमत है उस पर भी कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि ये यहीं से जब ऊन उतारी जाती है तो वो पूरे के पूरे भारत में और पूरे के पूरे विश्व में सप्लाई कर दी जाती है। जिसको हम मान लीजिए, जैसे आपने रज़ाई देखी होगी, तो जो रज़ाई में बढ़ने वाली ऊन होती है उसका इस्तेमाल जो है वो यहीं से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो हम एक तरीके से, आपने टेडी बियर देखा होगा, उसके अंदर आप रुई देखते होगे, तो ऊन या रुई, तो हम जितने भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो यहीं से हमें प्राप्त होता है, इन भेड़ बकरियों से ही। और इन भेड़ बकरियों का ये काम कौन करते हैं? ये बेचारे चरवाहे। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि चरवाहों का हमारे जीवन पर, आधुनिक जीवन पर क्या प्रभाव है और किस तरीके से प्रभाव है। तो इन चरवाहों की वजह से ही हमें मसाले, अनेक जड़ी बूटियाँ और हमारे एक तरीके से जो इस्तेमाल में हम सर्दियों में कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमें इनसे प्राप्त हो पाते हैं। ऑलराइट, तो अब तो हमने ये बात की पहाड़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं पठारों और मैदानों और रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानों में और मैदानों में और पठारों में जो चरवाहे हैं वो किस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ियों में ही नहीं रहते, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। तो डंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में ही इस समुदाय की आबादी जो है 4,67,000 थी, यानी कि 4,67,000। तो उनमें से ज़्यादातर गडरिया या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। तो डंगर गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठार में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। तो चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। तो बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। तो मानसून में यह पट्टी डंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती है। तो अक्टूबर के आसपास डंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिमी की तरफ चल पड़ते थे। तो ऐसे में होता क्या था, जो ये पूरा का पूरा महीना था, वो कई महीनों तक पैदल चलने के बाद उन्हें रेवड़ों के साथ कोकण के इलाकों में जाकर डेरा डाल दिया जाता था। तो अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी और कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय डंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसान को खारिफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। तो डंकरों के मवेशी शरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रही ठुंटों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। तो कौन को मिल जाती थी, यानी कि मवेशियों के गोबर से उन्हें खाद मिल जाती थी। तो कोंकणी किसान डंकरों को चावल भी देते थे, जिनमें वे वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरीके के अनाज बहुत कम होते थे। तो मानसून की बारिश शुरू हो जाती थी, फिर कोंकण के तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। तो इसमें मवेशियाँ, भेड़ बकरियाँ और गडरियों का ही बसेरा रहता था। तो यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे। तो इन समुदाय का भी एक तरीके से जीवन पर और इनके इतिहास पर, यानी कि चरवाहों को पहचानने के लिए कि कौन सा समुदाय किन जानवरों को पालता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है
कि कौन से जो समुदाय थे वो कौन कौन से जानवरों को पाला करते थे। तो धीरे धीरे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे ये बढ़ रही होगी कि जो चरवाहे हैं, तो चरवाहे किस तरीके से हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा आधुनिक लेवल पर लेकर जा सकते हैं। जैसे अब आज के समय में तो हमारे पास एक तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से और साइंटिस्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हम यूरिया अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, परंतु कुछ समय पहले, यानी कि मान लीजिए कि कई सौ साल पहले होता क्या था, ये चरवाहे ही बहुत ज़्यादा एक तरीके से काम आते थे। जैसे कि जो मवेशियों को खिलाया जाता था, मवेशियाँ उसमें जो है वो गोबर करते थे, तो गोबर जब करते थे तो वो उससे उपजाऊ हो जाती थी ज़मीन, क्योंकि एक तरीके से वो खाद का काम करती थी। तो खाद का काम करने से ही उनकी जो ज़मीनें थी वो उपजाऊ हो जाती थी, जिनसे चरवाहों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि वो उनको रिटर्न में चावल देते थे और चावल को वो ले जा कर के उसका इस्तेमाल जो था वो उस ज़मीन पर करते थे जहाँ पर चावल को उपजाया जा सके। तो इसीलिए जो घूमतू चरवाहे हैं, तो घूमतू चरवाहों का हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा महत्व है। तो और भी इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, तो वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। तो पहाड़ी जो चरवाहे होते थे वे विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। तो सूखे मौसमों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। और मानसून के दिनों में वे तटीय इलाकों में जिस तरीके की गिले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, तो वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। तो चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। तो बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे, क्योंकि जो बंजारा एक तरीके से समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध समुदाय है। तो ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवरों और दूसरी चीज़ें बेचते थे। वे जहाँ भी जाते और अपने जानवरों के लिए अच्छे चारा गाहों की खोज में रहते थे। तो राजस्थान के रेगिस्तान में राय का समुदाय रहता था। तो इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता था, क्योंकि आपको पता ही होगा जो राजस्थान इलाका है वहाँ पर बारिशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम ही होती है, यानी कि अधिकतम जो आप राजस्थान में देखेंगे तो बंजर ज़मीन आपको वहीं पर मिलेगी। तो ऐसे में होता क्या था कि जो खेती होती थी, तो खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। तो बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी, जिसके चलते राई का खेती के साथ साथ चारावाई का भी काम करते रहते थे। तो बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में राई का अपने गाँवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं पर चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर के आते आते चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाह की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे, क्योंकि अगली बरसात ही वापस इनको लौटने पर यहाँ पर मजबूर करती थी। तो राई काओ का ये तबला ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियाँ पालते थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो चारावाह समुदाय की ज़िंदगी है तो कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उनसे बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाकों में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाकों से दूसरे इलाकों से जाने की सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों में से नहीं। तो सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनकी उपजाऊ जो है वो बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चारावाही ये सारे काम करने पड़ते थे। तो अब हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरीके से बदला। तो अब हम औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसको अच्छे से हम जो है इसके चित्रों के बारे में डिस्कस करते हैं और जो स्रोत यानी कि एक तरीके से सोर्स दिए गए हैं उनसे इस चैप्टर को और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, अब तक हमने देखा चित्र 4 तक, तो अब हम चित्र 5 पर नज़र डालते हैं। तो पहले तो हम स्टोरी पर देखते हैं। देखिए,
तो हमने देखा था कि पहाड़ों पर किस तरीके से जो चरवाहे थे वो बदलते रहते थे अपने स्थान को। तो क्यों बदलते रहते थे? क्योंकि मौसम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो जानवरों पर भी पड़ता है, और एक तरीके से जो हम फसल, यानी कि मानकर चलिए अनाज की जो फसल हो गई, चावल की फसल हो गई, तो वो अलग अलग मौसम में ही उपजाई जा सकती है। तो अलग अलग फसलों के लिए ये भी सबसे बड़ा कारण था कि वो एक तरीके से आवाजाही करते रहते थे। और दूसरा ये था कि जो कुछ जानवर होते हैं, तो कुछ जानवरों के लिए हर मौसम ही जो है वो उपयोगी नहीं होता। तो कुछ मौसम में ही कुछ जानवर जो है वो अच्छे समय तक तंदुरुस्त रहकर वो टिक पाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तानों में हमने देखा कि वहाँ के जो लोग थे अलग अलग दिशाओं के हिसाब से, क्योंकि दिशाओं का हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा महत्व है, क्योंकि कुछ दिशाओं में एक तरीके से गर्म मौसम रहता है, तो कुछ दिशाओं में एक तरीके से ठंडा मौसम रहता है, और कुछ दिशाओं में तटीय इलाके हैं और कुछ दिशाओं में जो है वो एक तरीके से बंजर इलाके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक फैक्ट्स है। तो अब हम बात करते हैं चित्र 5 के बारे में। तो देखिए, तो पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊँट। तो देखिए, तो थार रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? एक तरीके से राजस्थान में। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए, जैसे एसएससी सीपीओ में पूछ लिया जाता है, या नॉर्मली किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि थार मरुस्थल जो है एक तरीके से कहाँ पर स्थित है। तो ये है हमारा राजस्थान में। तो देखिए, तो जहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सारे सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाकों में चरना पड़ता है। तो देखिए, हमने रबी की खेती के बारे में देखा। तो जाड़ों की फसलों जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है उसे हम रबी कहते हैं। खरीफ यानी कि सितंबर अक्टूबर के कटने वाली फसलें, और ठूंठ यानी कि पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली उनकी जड़ें, तो उन्हें ठूंठ कहा जाता है। तो आपने भी देखा होगा कई बार, जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं और उन्हें काट देते हैं, यानी कि एक तरीके से गन्ने की कटाई होती है, उसमें ठूंठ रह जाती है, तो उसे ठूंठ कहा जाता है। तो इस तरीके की आप ये जो शब्द हैं वो भी याद रखेंगे। और किसान भाई तो मेरे जो है यानी कि वो अच्छे से याद रखते हैं, यानी कि जो लोग खेती करते हैं या जिनका जीवन कहीं ना कहीं एक तरीके से खेती से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को तो ये चीज़ें वैसे भी पता होगी। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें उनको याद भी रखनी चाहिए, और अन्य लोगों को भी ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अब देखिए, तो पहले हम स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चारावाह समुदाय की ज़िंदगी की झलक मिलती है। तो मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन में मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। तो उसमें अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी भी ज़मीन पर खेती करते हैं और थोड़े बहुत जानवर जो हैं वो रखते हैं, और उनके पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। और दुग्ध उत्पाद कहाँ से बेचते हैं? जैसे कि वो अपने जानवर रखते हैं। मान लीजिए कोई एक समुदाय है जिसके पास कुछ मवेशियाँ हैं और कुछ एक तरीके से भेड़ बकरियाँ हैं, तो भेड़ बकरियों का दूध और मवेशियों का दूध जो है वो निकाल कर बेचा जाता है। तो उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं और एक एक घर के 7-7, 8-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। तो उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, और जबकि बाकी के खेत संभालते हैं और कस्बों में जलवान की लकड़ियाँ, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुँचाते हैं। तो ये जो एक तरीके से सोर्स दिया गया है वो फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ए जर्नी फ्रॉम मद्रास टू दी कंजरिंग ऑफ मैसूर कनारा एंड मालाबार लंदन 1807 का एक सोर्स दिया गया है, जिससे हम चरवाहों के जीवन के बारे में एक तरीके से संपूर्ण जो है वो कहानी को समझ सकते हैं। तो देखिए, इससे हमें सोर्स से क्या समझ में आता है, एक तरीके से जो उन चरवाहों के समुदाय के लोग होते हैं, तो वो उनकी जो परिवार होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब कुछ जो परिवार के एक तरीके से सदस्य होते हैं, कुछ का काम होता है उन जानवरों को चराना, कुछ का काम होता है यानी कि उनके जो काम है वो किसी ना किसी रूप में बटे रहते हैं। ऑलराइट, तो अब चित्र 6 के बारे में भी बात करते हैं। तो अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। तो यह राजस्थान के जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। तो इस इलाकों में ऊँट पालकों को मारू यानी कि रेगिस्तान रायका और उसकी बस्ती की ढंडी कहा जाता है। तो देखिए, इस चित्र को आप देख सकते हैं। ऑलराइट,
अब चित्र 7 के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चित्र 7 आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, तो काफ़ी सारे एक तरीके से आप समुदाय के लोग जो है वो देख पा रहे होंगे जो कि ऊँटों के साथ है। तो देखिए, तो ऊँट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। तो मेले में मारू रायका ऊँटों में प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। तो इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। तो एक तरीके से एक मेला, एक सम्मेलन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसमें ऊँटों को बेचा जाता है। और कुछ घोड़े भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये देख पा रहे होंगे, तो कुछ घोड़ों की भी एक तरीके से बेचा जाता है। यहाँ पर आप गायें भी देख पा रहे होंगे, यानी कि अनेक प्रकार के जो जानवर हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसमें बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं चित्र 8 के बारे में। तो देखिए, तो एक पुष्कर का ऊँट मेला है जिसमें ऊँटों को बेचा जाता है। तो ये आप ऊँट मेला देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा। अब बात करते हैं चित्र 9 के बारे में। तो देखिए, तो मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला, तो वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है। तो इस तरीके की मौखिक परंपराओं में चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है और इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। तो ये मारू रायकों की वंशावली बताते हैं। तो यानी कि एक तरीके से जो राजस्थान में लोग रहते हैं, तो इनका काम केवल होता है कि हर एक जाति के बारे में और उनके वंशजों के बारे में पूरी डिटेल रखना। तो कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, मान लीजिए किसी का गोत्र जो है, गोत्र के हिसाब से या किसी जाति के हिसाब से उनके जो पीढ़ियाँ हैं दर पीढ़ियों के हिसाब से उनके लिखित रूप में जो है उनका हिसाब रखते हैं। ऑलराइट, तो चित्र 10 के बारे में भी देख लीजिए। तो चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे, तो उनके गांव कच्छ की रन में स्थित है। तो देखिए, तो आप ये देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी जो भेड़ें हैं और ये पूरा जो चरवाहा है ये उन्हें एक तरीके से एक स्थान एक ऐसा ढूंढ रहा है जिनसे उनको पूरा का पूरा वो अपनी बकरियों को चरा सके। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये समझ आया होगा कि चरवाहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस समुदाय के जो लोग हैं वो किस तरीके के काम करते हैं। तो इसलिए इन सभी लोगों का और इन चरवाहों का इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर किस व्यक्ति की या किस एक तरीके से स्थान की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। जैसे हमने इसमें कुछ स्थानों के बारे में भी देखा, जैसे पर्वतों के बारे में देखा, रेगिस्तानों के बारे में देखा, मैदानों के बारे में देखा, तो हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान का हमारे जीवन में एक बड़ा प्रभाव है और किसी न किसी समुदाय का भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।